आशा है कि आपने इस विषय पर मेरा पिछला वीडियो देखा होगा। अब आइए आज का विषय जारी रखें। आज हम एक ऐसी दिलचस्प चीज के बारे में जानेंगे जो हमारे चारों ओर है, कलर। क्या आपने कभी सोचा है कि आकाश नीला क्यों होता है या एक सेब लाल क्यों दिखता है? रंग एक दिलचस्प घटना है और आज हम इसके पीछे के विज्ञान को समझने जा रहे हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आइए एक तेज पोल लेते हैं। एक साफ दिन में आकाश का रंग क्या होता है? ए रेड, बी ब्लू, सी येलो। थोड़ा सोचें, आपका अनुमान क्या है? अपने उत्तर कमेंट करें। तैयार हैं जानने के लिए? तो चलिए जानते हैं कि आकाश का रंग क्यों नीला होता है। रंग क्यों दिखते हैं, इसे समझने के लिए हमें पहले लाइट के बारे में थोड़ा जानना होगा। प्रकाश इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से बना होता है और अलग अलग रंग बस लाइट की वेवलेंस के कारण होते हैं। रंग रेड से लेकर वायलेट तक होते हैं, जहां रेड की वेवलेंथ सबसे लंबी होती है और वायलेट की सबसे छोटी। जब प्रकाश वस्तुओं के साथ संपर्क करता है तो वह या तो अब्सॉर्ब होता है या रिफ्लेक्ट होता है। जो रंग हम देखते हैं वह उस लाइट का परिणाम होता है जो वस्तु से रिफ्लेक्ट होती है। उदाहरण के लिए, एक लाल सेब वह प्रकाश परावर्तित करता है जिसकी वेवलेंथ रेड के आसपास होती है और इसीलिए हम सेब को लाल देखते हैं। लेकिन अब चलिए हम आकाश पर ध्यान केंद्रित करते हैं और यह क्यों नीला दिखाई देता है। आकाश नीला क्यों होता है, इसका कारण एक घटना है जिसे रेली स्कैटरिंग कहते हैं। जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वह कई अलग अलग रंगों में होता है। इन रंगों की वेवलेंथ्स अलग अलग होती हैं। छोटी वेवलेंथ्स जैसे ब्लू और वायलेट ज्यादा आसानी से बिखरती है, जबकि लंबी वेवलेंथ्स जैसे रेड और येलो कम बिखरती हैं। यहां मजेदार बात यह है कि ब्लू लाइट हवा में मौजूद छोटे कणों और अणुओं द्वारा हर दिशा में फैल जाती है। यही बिखरी हुई नीली रोशनी है जिसे हम आकाश को देखते समय महसूस करते हैं। दरअसल वायोलेट लाइट ब्लू से भी ज्यादा बिखरती है, लेकिन हमारे आंखें नीली रोशनी के प्रति ज्यादा संवेदनशील होती हैं, इसलिए हम आकाश को नीला देखते हैं, न कि बैंगनी। तो संक्षेप में, आकाश का ब्लू रंग उस कारण से होता है क्योंकि सूर्य की रोशनी वायुमंडल के माध्यम से बिखरती है और नीली लाइट के छोटे वेवलेंथ्स ज्यादा बिखरते हैं, जबकि लाल या पीली लाइट के लंबे वेवलेंथ्स कम बिखरते हैं। अब जब हम जानते हैं कि आकाश नीला क्यों होता है, चलिए हम अन्य रंगों के बारे में सोचते हैं। जब हम वस्तुओं को देखते हैं तो हम उस प्रकाश को देखते हैं जो उन वस्तुओं से रिफ्लेक्ट होता है। उदाहरण के लिए, एक रेड सेब लाल स्पेक्ट्रम की लाइट परावर्तित करता है, इसीलिए यह हमें लाल दिखाई देता है। एक ग्रीन पत्ता हरे वेवलेंथ्स की लाइट परावर्तित करता है और इसी तरह हम जो रंग देखते हैं वह उस लाइट की वेवलेंथ पर निर्भर करता है जो वस्तु द्वारा परावर्तित होती है और हमारी आंखें उन वेवलेंथ्स को कैसे महसूस करती हैं। एक पल के लिए चारों ओर देखें। क्या आप अलग अलग वस्तुओं का रंग उनकी वेवलेंथ्स के आधार पर अनुमान लगा सकते हैं? उदाहरण के लिए, आपको क्या लगता है एक पीली वस्तु किस रंग की लाइट को परावर्तित करती है, या एक बैंगनी वस्तु? यहाँ एक मजेदार चैलेंज है। किसी भी वस्तु को देखें और यह अनुमान लगाने की कोशिश करें कि वह कौन सी लाइट रिफ्लेक्ट कर रही होगी। क्या यह उस वेवलेंथ के अनुरूप है जैसा आप उम्मीद करते हैं? अंत में, हम रंग इसलिए देखते हैं क्योंकि लाइट हमारे आसपास की वस्तुओं से इस तरह से इंटरैक्ट करती है। रेली स्कैटरिंग यह बताता है कि आकाश नीला क्यों है, और लाइट की विभिन्न वेवलेंथ्स के परावर्तन से वस्तुओं के अपने अद्वितीय रंग होते हैं। अगली बार जब आप आकाश को देखें या किसी रंगीन वस्तु का आनंद लें, तो आप इसके पीछे के विज्ञान को थोड़ा और समझ पाएंगे। पोल में भाग लेने के लिए धन्यवाद और आशा है कि आपको रंगों के विज्ञान के बारे में जानने में मजा आया। जिज्ञासु बने रहें और विज्ञान की नजर से दुनिया का निरीक्षण करते रहें। नमस्कार, आज हम सिंपल मशीन्स की एक दिलचस्प दुनिया में गोता लगाने जा रहे हैं और जानेंगे कि ये हमारे जीवन को कैसे आसान बनाते हैं। लीवर से लेकर पुली तक ये उपकरण हमारे चारों ओर हैं, जो भारी वस्तुओं को उठाने, ले जाने और खींचने में हमारी मदद करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये कैसे काम करते हैं? आइए जानते हैं। शुरू करने से पहले हम इसे मजेदार और इंटरैक्टिव चैलेंज बनाएंगे।
चैलेंज, एक भारी बॉक्स को सिर्फ चम्मच और पेंसिल का उपयोग करके उठाने की कोशिश करें। आप इसे अधिक आसानी से कैसे उठा सकते हैं? थोड़ा समय लें, इसे आजमाएं और सोचें कि आप इसे आसान बनाने के लिए क्या कर सकते हैं। तैयार हैं? अब हम इसे समझते हैं। लेवर्स हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले सबसे सरल और प्रभावी उपकरणों में से एक हैं। एक लीवर में 3 मुख्य हिस्से होते हैं: फुलक्रम, एफर्ट और लोड। चम्मच और पेंसिल के चैलेंज में चम्मच और पेंसिल लीवर के रूप में काम करते हैं। यह कैसे काम करता है जानें। फुलक्रम, यह वह बिंदु है जहां लीवर घूमता है। यह लीवर का हिंज होता है। इस उदाहरण में पेंसिल फुलक्रम के रूप में काम कर सकती है। एफर्ट, यह वह बल है जिसे आप लीवर पर लगाते हैं, यानी वह दबाव जो आप चम्मच पर डालते हैं। लोड, वह वस्तु जिसे आप उठाना चाहते हैं, इस मामले में भारी बॉक्स। जब आप बल एफर्ट लगाने के स्थान को समायोजित करते हैं तो आप लोड को उठाना आसान बना सकते हैं। यह वही है जहां मैकेनिकल एडवांटेज का खेल आता है। लीवर का उपयोग करके आप कम बल लगाकर भारी वस्तु उठा सकते हैं, क्योंकि जब आप बल को बड़े क्षेत्र पर फैलाते हैं तो काम करना आसान हो जाता है। भारी बॉक्स को चम्मच और पेंसिल का उपयोग करके उठाने की कुंजी है लेवरेज बनाना। आप यह पेंसिल फुलक्रम को बॉक्स, लोड के पास और बल एफर्ट को चम्मच के अंत में लगाकर कर सकते हैं। इससे आपको मैकेनिकल एडवांटेज मिलता है, क्योंकि जितना लंबा लीवर होगा उतना कम बल आपको वस्तु उठाने के लिए लगाना पड़ेगा। इसे एक क्रॉबार की तरह समझें। जैसे जैसे बार लंबा होता है वैसे वैसे कम बल से आप भारी चीज को उठा सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं पुलिस की। पुली एक और सरल मशीन है जो भारी वस्तुओं को उठाने में मदद करती है, लेकिन यह थोड़े अलग तरीके से काम करती है। एक पुली एक पहिए की तरह होती है जिसमें एक रस्सी उसकी नाली में चलती है। जब आप रस्सी खींचते हैं तो पुली आपके द्वारा लगाए गए बल की दिशा बदल देती है, जिससे भारी वस्तु उठाने में कम प्रयास लगता है। सिंगल पुली, यह सिर्फ आपके बल की दिशा बदलता है, इसलिए वस्तु उठाने के लिए आपको वही बल लगाना पड़ता है। ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम, यहां आपको मैकेनिकल एडवांटेज मिलता है। कई पुलियों का सिस्टम आपको कम बल में भारी वस्तु उठाने में मदद करता है, बिल्कुल वैसे जैसे लीवर काम करता है। यदि आपने कभी झंडे का खंभा या क्रेन देखा है तो आपने पुलियों को काम करते हुए देखा होगा। ये वस्तुओं को उठाने में मदद करने के लिए प्रयास को एक बड़े क्षेत्र में फैलाने का काम करती है। ये सरल मशीनें, चाहे वह लीवर हो या पुली, हमारे चारों ओर हैं और ये हमें कार्यों को आसानी से करने में मदद करती हैं। सबसे अच्छा हिस्सा, आप इसे घर पर भी आजमा सकते हैं। अपने दर्शकों से कहें कि वे चम्मच, पेंसिल या रस्सी जैसे साधारण वस्तुओं से प्रयोग करें, यह देखने के लिए कि वे भारी वस्तुओं को कैसे उठा सकते हैं या बल की दिशा कैसे बदल सकते हैं। मैकेनिकल एडवांटेज इन मशीनों को बहुत शक्तिशाली उपकरण बनाता है, जो वास्तविक दुनिया में हमें बहुत सारे कार्यों को एफिशिएंटली करने में मदद करते हैं। तो अगली बार जब आप कुछ भारी उठाने की कोशिश करें, चाहे वह बॉक्स हो, दरवाजा हो या पानी की बाल्टी, याद रखें कि सरल मशीनों का विज्ञान जैसे लीवर और पुली काम कर रहा होता है। ये मशीनें हमें कम प्रयास में काम करने में मदद करती हैं। चैलेंज लेने के लिए धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि आपने इसे घर पर आजमाया होगा और अब आप देख सकते हैं कि ये सरल उपकरण हमारे जीवन को थोड़ा और आसान कैसे बनाते हैं। हमेशा प्रयोग करते रहें और देखें कि आप मैकेनिकल एडवांटेज को अपने रोजमर्रा के कामों में कैसे लागू कर सकते हैं। मौसम ऐसी चीज है जिसे हम हर दिन अनुभव करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी इसके पीछे के विज्ञान के बारे में सोचा है? धूप वाले दिनों से लेकर तूफान तक मौसम के घटनाएं वायुमंडल, दबाव, आर्द्रता और तापमान के जटिल इंटरेक्शन का परिणाम होती हैं। आज हम एक प्राकृतिक घटना, आंधी के पीछे के भौतिकी को समझेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम इसकी गहराई में जाएं, आइए इसे एक इंटरेक्टिव क्विज के साथ मजेदार बनाते हैं। इनमें से कौन सा तत्व आंधी में योगदान करता है? ए, लो प्रेशर, बी, हाई प्रेशर, सी, विंड ओनली। इस पर सोचने के लिए थोड़ा समय लें। आपका अनुमान क्या है? चलिए अब इसका उत्तर जानते हैं। आंधी वायुमंडल की गहरी अस्थिरता के कारण बनती है। आइए इसे सरल तरीके से समझें। पहला, लो प्रेशर। आंधी आमतौर पर लो प्रेशर क्षेत्रों में बनती है। जब वायुमंडल में कम दबाव होता है तो गर्म, आर्द्र हवा
ऊपर की ओर उठती है। यह हवा अपनी साथ में नमी को ऊपर की ओर ले जाती है, जो अंततः ठंडी होकर बादल बन जाती है। जैसे जैसे हवा ऊपर जाती है और ठंडी होती है, वैसे वैसे बादल बड़े होते जाते हैं। दूसरा, ह्यूमिडिटी, आर्द्रता। हवा में नमी का स्तर आंधी के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर वायुमंडल में उच्च आर्द्रता है, तो हवा में ज्यादा पानी का वाष्प मौजूद होता है, जो बादलों में तब्दील हो जाता है। जब हवा में नमी ज्यादा हो जाती है, तो बादल भारी हो जाते हैं, और जब ये बादल नमी को अधिक नहीं सहन कर पाते, तो वर्षा होती है, जो आमतौर पर बारिश, ओले या बर्फ के रूप में होती है। तीसरा, एयर इंस्टेबिलिटी, हवा की अस्थिरता। आंधी बनने के लिए हवा अस्थिर होनी चाहिए। इसका मतलब है कि नीचे की गर्म हवा ऊपर की ठंडी हवा की तुलना में हल्की होती है। इस तापमान में अंतर के कारण हवा तेजी से ऊपर की ओर बढ़ती है, और इसके परिणाम स्वरूप अपड्राफ्ट्स होते हैं। जैसे जैसे हवा ऊपर जाती है, वह ठंडी होती जाती है और बादल बनते हैं, और अंततः आंधी का निर्माण होता है। चौथा, इलेक्ट्रिकल चार्जेस एंड लाइटनिंग, इलेक्ट्रिक चार्ज और बिजली। बादल के भीतर जैसे जैसे वायु कण आपस में टकराते हैं, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक चार्ज जमा होते हैं। यह लाइटनिंग बिजली के रूप में विद्युतीय निर्वहन का कारण बनता है, जो विभिन्न चार्ज क्षेत्रों के बीच होता है। यही कारण है कि आंधी में हमें रोशनी दिखाई देती है। पांचवां, थंडर, गरज। गरज वह ध्वनि है जो बिजली के बोल्ट के चारों ओर हवा के तेजी से फैलने और संकुचन से उत्पन्न होती है। जब बिजली गिरती है, तो आसपास की हवा को हजारों डिग्री तक गर्म कर देती है, जिससे हवा तेजी से फैलती है। इस फैलाव से एक शॉकवेव बनती है, जिसे हम थंडर के रूप में सुनते हैं। मौसम ऐसी चीज है जो हम पर हर दिन प्रभाव डालती है, और इसके पीछे के विज्ञान को समझना हमें प्राकृतिक घटनाओं जैसे आंधी को समझने और तैयार रहने में मदद करता है। क्विज में भाग लेने के बाद आपने जाना कि मौसम कैसे काम करता है। अब जब भी आप आंधी की गरज सुने या बिजली चमकते देखें, तो आपको यह पता होगा कि इसके पीछे वायुमंडल में होने वाली जटिल भौतिक प्रक्रियाएं हैं। लो प्रेशर, हाई ह्यूमिडिटी और एयर इंस्टेबिलिटी जैसे तत्व आंधी के निर्माण में योगदान करते हैं। तो क्विज का सही उत्तर है ए, लो प्रेशर। कम दबाव, उच्च आर्द्रता और अस्थिर हवा, इन सभी तत्वों का संयोजन आंधी के बनने के लिए आदर्श परिस्थितियां पैदा करता है। अगली बार जब आप आंधी की गरज सुने या बिजली चमकते देखें, तो आप जानेंगे कि यह सभी भौतिकी की प्रक्रियाओं का परिणाम है। मौसम यह दिखाता है कि कैसे प्राकृतिक बल एक साथ काम करते हैं और हमारे आसपास नाटकीय प्रभाव पैदा करते हैं। क्विज में भाग लेने के लिए धन्यवाद, और आकाश की ओर नजर रखें, यह भौतिकी से भरा हुआ है। रोलर कोस्टर दुनिया का एक सबसे रोमांचक अनुभव है, जिसमें गति, ऊंचाई, तेज मोड़ और तीव्र गिरावट का मिश्रण होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि रोलर कोस्टर इतने रोमांचक क्यों होते हैं? इन सभी तेज मोड़ों और दिल की धड़कन बढ़ाने वाली गिरावट के पीछे विज्ञान क्या है? इससे पहले कि हम भौतिकी में गोता लगाएं, चलिए इसे एक इंटरेक्टिव पोल के साथ मजेदार बनाते हैं। पोल, इनमें से कौन सा तत्व आपको रोलर कोस्टर पर सबसे ज्यादा रोमांचक लगता है? ए, स्पीड, बी, हाइट, सी, शार्प टर्न्स। इस पर सोचने के लिए थोड़ा समय लें। आपका अनुमान क्या है? चलिए अब जानें कि रोमांच की भौतिकी क्या है। रोलर कोस्टर्स का मूल भौतिकी। रोलर कोस्टरों में किनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, दो प्रकार की ऊर्जा काम कर रही होती है। चलिए इसे सरल तरीके से समझते हैं। पोटेंशियल एनर्जी, पीई। जब रोलर कोस्टर एक पहाड़ी के ऊपर होता है, तो उसमें अधिकतम पोटेंशियल एनर्जी होती है। यह वह ऊर्जा है जो ऊंचाई के कारण संग्रहित होती है। जितनी ऊंची पहाड़ी होगी, उतनी अधिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। यह ऊर्जा वह है जो अंततः गति में बदल जाएगी। किनेटिक एनर्जी, केई। जैसे ही रोलर कोस्टर पहाड़ी से नीचे गिरता है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी किनेटिक एनर्जी में बदल जाती है, यानी गति की ऊर्जा। जितनी तेजी से कोस्टर नीचे गिरता है, उतनी अधिक किनेटिक एनर्जी होती है। तो जब आप गिरते हैं, तो वह रोमांचक अनुभव यही है कि पोटेंशियल एनर्जी किनेटिक एनर्जी में बदल रही होती है। यह पीई और केई के बीच का परिवर्तन ही रोलर कोस्टर को इतना रोमांचक बनाता है। कोस्टर गिरने के दौरान गति और शक्ति प्राप्त करता है, और फिर चढ़ाई पर वह ऊर्जा खो देता है। यह एक निरंतर प्रक्रिया है, और यही वह चीज है जो रोमांच पैदा करती है।
अब बात करते हैं जी फोर्सेस की। ये वे ताकतें हैं जो आपको रोलर कोस्टर पर महसूस होती हैं। जब रोलर कोस्टर गति पकड़ता है या धीमा होता है तो यह जी फोर्सेस उत्पन्न करता है जो आपको सीट में धक्का देते हैं या आपको बाहर की ओर खींचते हैं। पॉजिटिव जी फोर्सेस तब उत्पन्न होती हैं जब कोस्टर तेजी से गति पकड़ता है, जिससे आपको सीट में दबाव महसूस होता है। यह तेज गिरावट या तेज मोड़ों के दौरान होता है। नेगेटिव जी फोर्सेस तब होती हैं जब कोस्टर धीमा होता है या तेजी से दिशा बदलता है, जिससे आप अपनी सीट से ऊपर की ओर उठते हैं। इससे आपको एक प्रकार का हल्का सा अनुभव होता है, जैसे आप एक पल के लिए उड़ रहे हों। जी फोर्सेस की तीव्रता यह निर्धारित करती है कि रोलर कोस्टर कितना रोमांचक लगेगा। जितनी अधिक जी फोर्सेस होंगी उतना ही ज्यादा रोमांच होगा। जब रोलर कोस्टर तेज मोड़ लेता है तो यह सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का अनुभव करता है, जो वह शक्ति होती है जो सवारों को मोड़ के केंद्र की ओर खींचती है। यही कारण है कि आपको मोड़ लेते समय लगता है कि आप सीट के एक तरफ धकेले जा रहे हैं। जितना तेज मोड़ होगा उतनी अधिक सेंट्रीपिटल फोर्स होगी, और यही कारण है कि तेज मोड़े बहुत रोमांचक लगते हैं। आपका शरीर सीधी रेखा में चलने की कोशिश करता है, लेकिन रोलर कोस्टर आपको दिशा बदलने के लिए मजबूर करता है। इससे आपको वह रोमांचक दबाव और शक्ति महसूस होती है। जब आप किसी से पूछते हैं कि उन्हें रोलर कोस्टर पर सबसे रोमांचक क्या लगता है, तो आप उन्हें उनके अनुभव के पीछे की भौतिकी को समझने में मदद करते हैं। चाहे वह गति हो, ऊंचाई हो या तेज मोड़े हों, रोलर कोस्टर का रोमांच इन सभी तत्वों का सम्मिलित परिणाम है। तो कौन सा तत्व सबसे ज्यादा रोमांच प्रदान करता है? इसका उत्तर व्यक्तिगत पसंद पर निर्भर करता है। कुछ लोग तेज गति का आनंद लेते हैं, अन्य ऊंचाई को पसंद करते हैं, और कुछ तेज मोड़ों के साथ आने वाले जी फोर्सेस को पसंद करते हैं। लेकिन यह बात सही है कि रोलर कोस्टर का रोमांच किनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, जी फोर्सेस और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के संयोजन का परिणाम है। पोल में भाग लेने के लिए धन्यवाद। अगली बार जब आप रोलर कोस्टर पर हों तो उस पहले गिरावट या तेज मोड़े के दौरान भौतिकी को समझते हुए इसका आनंद लें। और याद रखें, यह सब गति, बल और गति के विज्ञान के बारे में है जो इसे इतना मजेदार बनाता है। ओन ऑप्टिक्स हमारे चारों ओर है, चाहे वह चश्मे में हो या जिस तरह से हम दुनिया को देखते हैं। लेकिन एक साधारण और दिलचस्प ऑप्टिकल घटना है जिसे हम हर दिन अनुभव करते हैं बिना इसके बारे में सोचे। रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन वह प्रक्रिया है जिसमें हल्का प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय मुड़ जाता है, और यह हर समय होता है, यहां तक कि आपके रोजमर्रा के पानी के गिलास में भी। आज हम इस अवधारणा को एक मजेदार और सरल प्रयोग के साथ समझेंगे। चलिए, पहले आपके लिए एक चैलेंज है। एक स्ट्रॉ को पानी के गिलास में डुबोकर देखिए। क्या यह टूटा हुआ दिखता है? क्यों या क्यों नहीं? इसे ट्राई कीजिए। एक गिलास पानी लें और उसमें स्ट्रॉ डालें। जब आप पानी के अंदर स्ट्रॉ को देखें तो क्या वह मुड़ा हुआ या टूटा हुआ लगता है, या क्या यह केवल एक भ्रम है? थोड़ा समय लें और सोचिए, फिर हम समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। भ्रम के पीछे का विज्ञान। जब आप एक स्ट्रॉ को पानी के गिलास में डालते हैं तो कुछ दिलचस्प होता है। स्ट्रॉ ऐसा लगता है जैसे वह टूटा हुआ या मुड़ा हुआ हो, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। यह होता है रिफ्रैक्शन के कारण, वह प्रकाश का मुड़ना जब वह एक माध्यम से दूसरे में प्रवेश करता है। कैसे यात्रा करता है प्रकाश? प्रकाश अलग अलग पदार्थों से अलग अलग गति से यात्रा करता है। हवा में यह पानी से ज्यादा तेजी से चलता है। जब प्रकाश पानी से टकराता है तो यह धीमा हो जाता है और मुड़ जाता है। यह मुड़ना स्ट्रॉ की छवि को स्थानांतरित कर देता है, जिससे यह टूटता हुआ या अलग दिखाई देता है। रिफ्रैक्शन को समझना। जब प्रकाश एक नए माध्यम, हवा से दूसरे माध्यम, पानी में प्रवेश करता है तो यह मुड़ जाता है, क्योंकि प्रकाश दोनों माध्यमों में अलग अलग गति से चलता है। हवा में यह तेजी से चलता है, जबकि पानी में यह धीमा होता है। यह रिफ्रैक्शन के रूप में दिखाई देता है, या सीधे शब्दों में यह प्रकाश का मुड़ना होता है। जितना अधिक दोनों माध्यमों में प्रकाश की गति का अंतर होता है, उतना अधिक प्रकाश मुड़ेगा। आकर्षक ऑप्टिकल भ्रम। आपकी आंखों के लिए प्रकाश का यह मुड़ना पानी की सतह पर स्ट्रॉ के एक हिस्से को दूसरे हिस्से से अलग दिखाता है। नतीजतन यह लगता है जैसे स्ट्रॉ टूट गया या मुड़ गया हो, हालांकि वह पूरी तरह से सीधा होता है। यह क्यों दिलचस्प है?
यह प्रयोग इस कारण दिलचस्प है क्योंकि यह एक साधारण रोजमर्रा का अनुभव है जो रिफ्रैक्शन को जिंदगी में लाता है। प्रयोग को करके दर्शक देख सकते हैं कि कैसे प्रकाश अलग अलग पदार्थों के बीच गुजरते समय व्यवहार करता है। यह एक शानदार दृश्य भ्रम है जो प्रकाश और भौतिकी के अदृश्य बलों को हर किसी के लिए दिखाई देता है। निष्कर्ष तो, क्यों स्ट्रॉ पानी में डालने पर टूटा या मुड़ा हुआ दिखता है? इसका कारण रिफ्रैक्शन है। प्रकाश का मुड़ना जब वह अलग अलग माध्यमों से गुजरता है। प्रकाश पानी में प्रवेश करते समय धीमा हो जाता है और दिशा बदलता है, जिससे यह भ्रम उत्पन्न होता है कि स्ट्रॉ सीधा नहीं है। अगली बार जब आप पानी में स्ट्रॉ को देखेंगे तो आपको पता होगा कि यह कितना जादुई लगता है। ऑप्टिक्स की दुनिया में और भी दिलचस्प घटनाएं हैं और रिफ्रैक्शन तो बस शुरुआत है। और भी खोजें और पाएंगे कि भौतिकी में रोजमर्रा के जीवन का जादू छिपा है। लाइट बल्ब्स हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुके हैं जो हमारे घरों, सड़कों और कार्यस्थलों को रोशन करते हैं। लेकिन सभी लाइट बल्ब्स समान नहीं होते। कुछ अधिक ऊर्जा दक्ष होते हैं जबकि अन्य समान मात्रा में रोशनी देने के लिए अधिक ऊर्जा खर्च करते हैं। आज हम लाइट बल्ब्स के विज्ञान में गहरे जाएंगे और विशेष रूप से एलईडी बल्ब्स के पीछे की तकनीक को समझेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम इसके विवरण में जाएं, चलिए एक छोटा सा क्विज करते हैं। इनमें से कौन सा बल्ब सबसे कम ऊर्जा का उपयोग करता है? ए, इनकैंडेसेंट बल्ब, बी, फ्लोरेसेंट बल्ब, सी, एलईडी बल्ब। सोचने के लिए थोड़ा समय लें और जब आप तैयार हों तो हम इसे समझते हैं। यह समझने के लिए कि कौन सा बल्ब सबसे कम ऊर्जा खर्च करता है, हमें पहले यह समझना होगा कि लाइट बल्ब्स प्रकाश कैसे उत्पन्न करते हैं। इनकैंडेसेंट बल्ब्स ये पारंपरिक बल्ब हैं जो 100 साल से अधिक समय से उपयोग में हैं। ये एक पतले फिलामेंट, आमतौर पर टंगस्टन से गुजरने वाली इलेक्ट्रिक करंट के माध्यम से काम करते हैं। फिलामेंट इतना गर्म हो जाता है कि यह चमकने लगता है और प्रकाश उत्पन्न करता है। इनकैंडेसेंट बल्ब्स का मुख्य समस्या यह है कि बहुत सारी ऊर्जा गर्मी के रूप में बर्बाद हो जाती है, जिससे ये बहुत कम दक्ष होते हैं। फ्लोरेसेंट बल्ब्स ये बल्ब थोड़े अलग तरीके से काम करते हैं। बल्ब के अंदर एक गैस होती है जो जब विद्युत धारा द्वारा उत्तेजित होती है तो पराबैंगनी यूवी प्रकाश उत्सर्जित करती है। यह यूवी प्रकाश फिर बल्ब के अंदर के फॉस्फोर कोटिंग से टकराता है, जिससे वह चमकता है और दृश्य प्रकाश उत्पन्न करता है। फ्लोरेसेंट बल्ब्स इनकैंडेसेंट बल्ब्स की तुलना में अधिक ऊर्जा दक्ष होते हैं क्योंकि इन्हें प्रकाश उत्पन्न करने के लिए गर्मी पर निर्भर नहीं होना पड़ता। हालांकि इनकी ऊर्जा दक्षता और जीवन काल के मामले में अभी भी सीमाएं हैं। एलईडी बल्ब्स, एलईडी का मतलब है लाइट इमिटिंग डायोड। पारंपरिक बल्ब्स के विपरीत एलईडी एक अर्धचालक का उपयोग करते हैं जो विद्युत को प्रकाश में बदलता है। इसका मुख्य अंतर यह है कि ये फिलामेंट को गर्म करने या गैस को उत्तेजित करने पर निर्भर नहीं होते। इसके बजाय जब विद्युत अर्धचालक से गुजरती है तो यह सीधे प्रकाश उत्सर्जित करता है। यह प्रक्रिया बेहद दक्ष है, यानी एलईडी बल्ब्स सबसे कम ऊर्जा खर्च करके प्रकाश उत्पन्न करते हैं और इनकी उम्र भी इनकैंडेसेंट और फ्लोरेसेंट बल्ब्स से कहीं अधिक होती है। अब हम समझते हैं कि एलईडी बल्ब्स इतनी अधिक दक्ष क्यों होते हैं। एनर्जी एफिशिएंसी, एलईडी अधिक ऊर्जा को प्रकाश में बदलते हैं और गर्मी के रूप में बहुत कम ऊर्जा बर्बाद होती है। वास्तव में एलईडी बल्ब्स इनकैंडेसेंट बल्ब से 75% कम ऊर्जा का उपयोग करते हैं और फ्लोरेसेंट बल्ब से लगभग 50% कम, जबकि समान मात्रा में प्रकाश उत्पन्न करते हैं। लॉन्गेविटी, एलईडी का जीवन काल बहुत लंबा होता है। ये 25,000 घंटे या उससे भी अधिक समय तक चल सकते हैं, जो इनकैंडेसेंट और फ्लोरेसेंट बल्ब से कई गुना लंबा है। इसका मतलब है कि इनका कम रिप्लेसमेंट और कम कचरा होता है। लाइट इमिशन एलईडी तकनीक इन्हें एक विशिष्ट दिशा में प्रकाश उत्सर्जित करने की अनुमति देती है, जबकि इनकैंडेसेंट और फ्लोरेसेंट बल्ब्स प्रकाश को हर दिशा में उत्सर्जित करते हैं। इस दिशा निर्देशीय प्रकाश से ये बल्ब्स विशेष रूप से स्पॉटलाइट्स और कार्यस्थल की रोशनी के लिए अधिक दक्ष होते हैं। ये क्यों दिलचस्प है? ये विषय दिलचस्प है क्योंकि ऊर्जा दक्षता हर किसी को प्रभावित करती है, चाहे आप अपनी बिजली की बिल को कम करना चाहते हो या पर्यावरणीय प्रभाव को घटाना।
जब लोग लाइट बल्ब्स और एलईडी तकनीक के पीछे का विज्ञान समझते हैं, तो वे अपने घरों और कार्यस्थलों में उपयोग किए जाने वाले बल्ब्स के बारे में बेहतर निर्णय ले सकते हैं। इसके अलावा यह तुलना करना मजेदार है कि विभिन्न प्रकार के बल्ब्स एक दूसरे के मुकाबले कैसे प्रदर्शन करते हैं। निष्कर्ष तो, कौन सा बल्ब सबसे कम ऊर्जा का उपयोग करता है? सही जवाब है एलईडी बल्ब। एलईडी बल्ब्स सबसे अधिक ऊर्जा दक्ष होते हैं और इनका जीवन काल भी बहुत लंबा होता है, जो इन्हें ऊर्जा खपत को कम करने और पर्यावरणीय प्रभाव को न्यूनतम करने के लिए सबसे अच्छा विकल्प बनाता है। अगली बार जब आप लाइट बल्ब्स खरीदने जाएं, तो आपको पता होगा कि एलईडी तकनीक सबसे बेहतर है। यह विज्ञान और तकनीक में हुई प्रगति का एक आदर्श उदाहरण है, जो हमें ऊर्जा बचाने और हमारे दैनिक जीवन में सुधार करने में मदद करता है। आज हम इस विषय को समाप्त कर रहे हैं, लेकिन हम इसे अपने अगले वीडियो में जारी रखेंगे। तब तक इसके लिए प्रतीक्षा करें और हमारे साथ बने रहें। कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें।